नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर के बाद में अब हम बात करेंगे यहाँ पर डीसी मोटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए डीसी मोटर, जनरेटर और मोटर, आखिर इन दोनों में क्या मुख्य अंतर होता है। देखिए, डीसी जनरेटर होता है हमारा, डीसी जनरेटर, ये सब चीजें भी आप नोट करना। डीसी जनरेटर जो होता है वो हमें क्या होता है, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है हमारी, कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा बदलता है। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, लेकिन जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर इसका उल्टा होती है, यानी कि वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, सबसे मुख्य अंतर तो ये हो गया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने वाली युक्ति कौन सी होती है? डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या मैकेनिकल पावर में बदलने वाली युक्ति क्या होती है? डीसी मोटर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए, लगभग आप ये मान के चलिए कि आर्मेचर जो हमारे डीसी जनरेटर होता है ना, उसका आर्मेचर और उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, दोनों की अंदर की वाइंडिंग लगभग ये जो होती है ये एक समान ही होती है। ये जो होती है ना, ये लगभग एक समान होती है। यहां पर देखिए, इसमें क्या, यहां पर जो शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट के माध्यम से इसके आर्मेचर को घुमाया जाता है, और जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, उन कार्बन ब्रश के माध्यम से हम सप्लाई बाहर लेते हैं। किसमें? जनरेटर में। ठीक है, इसमें उसको हम जब हाथ से घुमाते हैं जनरेटर को, या किसी भी यांत्रिक युक्ति के द्वारा उसको घुमाया जाता है, तो इसमें ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, जिससे हमें बिजली मिलती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदला। इसमें इसका जस्ट उल्टा है। जनरेटर में हम जिन ब्रशों के माध्यम से बाहर सप्लाई देते हैं, इसमें उन्हीं ब्रशों के माध्यम से सप्लाई को अंदर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें हम इससे सप्लाई बाहर की ओर लेते हैं ना, इसमें अंदर की ओर दी जाती है। दूसरा अंतर तो ये हो गया, इसमें हम विद्युत ऊर्जा बाहर ले रहे हैं, इसमें हम विद्युत ऊर्जा अंदर दे रहे हैं। और यहां पर देखिए, मैकेनिकल पावर, एमपी लिख देता हूं मैं, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में बदला यहां पर हमने। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक पावर को हम मैकेनिकल पावर में बदलेंगे, यानी कि इस मोटर के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा इसके अंदर देंगे, जिससे इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, रोटर घूमेगा, जिसके माध्यम से वो शाफ्ट घूमेगी, जिससे कि हमें यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मोटर, उसके द्वारा हम कुछ भी चीज यांत्रिक ऊर्जा का मतलब ये होता है, मैकेनिकल पावर जो होती है, यानी कि कोई भी भौतिक परिस्थिति को हम बदलते हैं उसकी। जैसे मान के चलिए हम मोटर कुएं में उपयोग करते हैं, तो हम मोटर को जब विद्युत सप्लाई देते हैं तो वो पानी को ऊपर की ओर खींच के लेके आती है। ठीक है, उसी प्रकार वो जो पानी ऊपर खींचा हुआ है, वही है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल पावर, जिससे हमने विद्युत ऊर्जा दी और यांत्रिक ऊर्जा ऊपर की ओर हमें वहां पर प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इनकी जो दोनों की जो बनावट होती है ना, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही हमें वहां पर अंतर करना होता है, क्योंकि जिन ब्रशों के माध्यम से हम सप्लाई बाहर ले रहे हैं, इसमें उन्हीं ब्रशों के माध्यम से हम सप्लाई को अंदर की ओर देते हैं। थोड़ा सा हमें इसकी कनेक्शन में खाली हेरफेर करना होता है। बाकी सेम कंडीशन जो होती है, बनावट लगभग 98% इन दोनों की बनावट मिलती जुलती ही होती है। वही इसमें आर्मेचर होता है, वही इसकी बॉडी होती है, वही फील्ड वाइंडिंग होती है जो इसमें होती है। ठीक है, इन दोनों का लगभग ब्रश भी वही होते हैं, कम्यूटेटर भी वही होता है, सब कुछ इसमें वही का वही होता है। ठीक है, चलिए, अब जनरेटर तो हमने पढ़ लिया है, इसकी कार्यप्रणाली, इसमें कौन सा नियम, क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं डीसी मोटर के बारे में। आप समझ गए मोटर क्या होती है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डीपली चलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 चित्र। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों चित्रों के माध्यम से आप मोटर के घूमने की पूरी कार्यप्रणाली समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, जनरेटर में हम क्या होता है, कोई ना कोई घूमने वाला चालक जब घूमता है, उसके घूमने से फ्लक्स चालकों में छेदन होता है, इस कारण ईएमएफ पैदा होता है। लेकिन भाई, इसमें तो मोटर रखी हुई है एक जगह पर, उसमें तो कोई घूमने वाला अभी पार्ट नहीं है। देखिए, जब क्या होता है, सबसे पहला चित्र आप देखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, जब ये फील्ड वाइंडिंग है इसकी। ठीक है, यानी कि उस मोटर में जो एन ध्रुव और एस ध्रुव होते हैं, जब मोटर को हम किसी प्रकार की विद्युत सप्लाई नहीं देते हैं, ये जब का चित्र है।
इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें इस मैग्नेट का ही चुंबकीय क्षेत्र आपको बिल्कुल रेखिक अवस्था में दिख रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है, बाकायदा चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जा रही हैं। ये जब कंडीशन, जब इसमें विद्युत धारा नहीं दी है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर विद्युत धारा देता हूं, जैसे ही मैं क्या करता हूं, यहाँ पर बी चित्र बी में जैसे ही मैंने यहाँ पर इस मोटर को विद्युत धारा दी, इसके आर्मेचर को, तो इसने आर्मेचर ने भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लिया है। ये रखा हुआ है आर्मेचर बीच में, चालक रखा हुआ है, इसने भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर स्थापित कर लिया है। एक तो पहले से था, एक और इसने स्थापित कर लिया है ये। तो चित्र सी में आप देखना, जब एक ही स्थान पर दो क्या होंगे, एक ही स्थान पर जब दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेंगे, तो ये जो चालक हो रहा है ना, ये जो चालक है बीच में, यहाँ पर इस चालक के मैग्नेटिक फील्ड और इन फील्ड वाइंडिंग, ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक यहाँ पर आपसी प्रतिक्रिया होगी, यानी कि लड़ाई होगी। इस लड़ाई के कारण क्या होता है, इस चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। क्या कार्य करता है? एक बल कार्य करता है, जो उसको एक दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। यानी कि इन चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर मैंने कोई चालक रख दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई चालक रख दिया, तो इसके ऊपर से कुछ रेखा निकलेंगी और इसके नीचे से निकलेंगी। ठीक है, यानी कि कट जाएंगी, यानी कि बट जाएंगी। कुछ तो यहाँ से, कुछ तो ऊपर से निकल जाएंगी और कुछ इस प्रकार से नीचे से निकल जाएंगी। तो ऊपर से जो बल रेखाएं निकलेंगी, ज्यादा अगर ऊपर से निकल रही हैं, तो ये जो है इस तरफ घूमने का प्रयास करेगा। किस तरफ? इस तरफ घूमने का प्रयास करेगा ये चालक। लेकिन उसमें देखिए यहाँ पर इस तरफ भी चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में तो भाई 90 डिग्री पहुंच करके ये चालक रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है धारा के परिवर्तन की। यानी कि जैसे ही धारा में या धारा की दिशा, याद रखना आप, धारा की दिशा में परिवर्तन करते हैं हम, तो वैसे ही ध्रुवता भी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? ध्रुवता तुरंत बदल जाएगी, यानी कि एस इस तरफ, एन इस तरफ। तो इसमें एक ऐसा टॉर्क पैदा हो जाता है उन आपसी प्रतिक्रिया के कारण, धारा के परिवर्तन के कारण उस फ्लक्स में ही परिवर्तन होगा, जो इसको एक ही दिशा में घुमाता रहता है। यह होता है मोटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, मोटर एक ही दिशा में घूमने लगती है। कुल मिलाकर इस आर्मेचर का फील्ड और इस फील्ड वाइंडिंग का जो फील्ड होगा, इनके आपसी प्रतिक्रिया के कारण यहाँ पर एक घुमाव बल हो जाता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये मोटर जो होती है, उसका रोटर जो होता है घूर्णन गति करने लगता है, टॉर्क पैदा हो जाता है। इसकी दिशा देखिए, जनरेटर जो होता है ना, उसमें हम दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था, उसमें उस वीडियो में मैंने बताया था कि दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम हम किस किस में उपयोग करते हैं। दाएं हाथ का नियम जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है, लेकिन जो बाएं हाथ का नियम होता है वो चालक की गति करने की दिशा को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इस प्रकार रख दूंगा, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है? इसी तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर ईएमएफ की दिशा इस तरफ है। लेकिन यहाँ पर जैसे में ऊपर ये अंगूठा है मेरा समकोण में, तो चालक की घूमने की दिशा उस साइड है, यानी कि इस प्रकार है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस धारा की दिशा को बदल दूं, यहाँ पर इसको ऐसा कर दूं, तो चालक की घूमने की दिशा किस तरफ हो जाएगी? नीचे की ओर हो जाएगी। यानी कि धारा की दिशा में परिवर्तन करके मैं इस चालक की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये होता है डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत। इस प्रकार से डीसी मोटर घूमती है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि देखिए, अब ये आप समझ गए कि यहाँ पर फ्लेमिंग का हमें बाएं हाथ का नियम उपयोग करना है। ठीक है, इस प्रकार से समकोण हम रखते हैं, ये ईएमएफ की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये घुमाव की दिशा। अब इस दिशा को मुझे परिवर्तित करना है। देखिए इस वाली दिशा को मुझे जब परिवर्तित करना हो तो क्या होगा, मुझे धारा की दिशा को अगर मैं इस प्रकार से कर दूंगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो मेरी वही है, लेकिन मेरी जब यहाँ पे धारा की दिशा बदलेगी, धारा की दिशा जब बदलेगी, तो यहाँ पर फ्लक्स की दिशा भी बदल जाएगी और जो घुमाव होगा वो इस प्रकार हो रहा था। ऐसे में किस प्रकार हो रहा है? इस प्रकार लग रहा है बल, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस प्रकार करूंगा तो ऐसे लगने लगेगा। यानी कि अगर मुझे मोटर की दिशा परिवर्तन करना है, तो मैं आर्मेचर जो है उसकी वाइंडिंग के जो दो टर्मिनल होते हैं, इन दो टर्मिनलों को अगर मैं आपस में एक्सचेंज कर दूं, ठीक है,
यहाँ पर आर्मेचर की वाइंडिंग को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो मैं यहाँ पर मोटर की दिशा परिवर्तित कर सकता हूं पहला। अगर ये नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो फील्ड वाइंडिंग जो यहाँ पर फील्ड होती ना, उसमें अगर मैं धारा की दिशा बदल दूं, उसमें बहने वाले धारा की दिशा को अगर बदल दूं, यानी कि जो टर्मिनल पहले प्लस में था उसको मैं फिर माइनस में कर दूं, और जो माइनस में था उसको अगर मैं प्लस में कर दूं, तो यहाँ पर भी मेरे मोटर की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ये हो गया हमारा दूसरा, यानी कि दोनों में से किसी एक प्रतिक्रिया को अप्लाई करने पर, एक को अप्लाई करने पर हम यहाँ पर मोटर की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। या तो आप फील्ड वाइंडिंग के दोनों टर्मिनलों को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, या फिर फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा को परिवर्तित कर दीजिए। अगर याद रहे इन दोनों को एक साथ नहीं बदलना है। अगर आप वाइंडिंग भी बदल देंगे और धारा की दिशा भी बदल देंगे तो क्या होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। वो चालक जिस तरफ घूम रहा है उसी तरफ घूमता रहेगा। इसीलिए दोनों में से किसी एक चीज को आपको अप्लाई करना है, दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं करना है। अगर अलग अलग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। धारा यहाँ पर घुमाव की दिशा, जिसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम उसको यहाँ पे चालक के घूमने की दिशा, उस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटर की दिशा परिवर्तन के लिए अपने को ये चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए डीसी मोटर में बैक ईएमएफ, यहाँ पर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डीसी मोटर में यानी कि अगर बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ तो समझ जाइए कि मोटर हमारी बहुत अच्छे से कार्य करना चालू हो गई, यानी कि उसने ईएमएफ पैदा उत्पन्न होना चालू हो गया है। इसीलिए बैक ईएमएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक होता है किसी भी डीसी मोटर के लिए। देखिए बैक ईएमएफ आखिर होता क्या है, देखिए ये मान के चलिए इस मोटर का ये रोटर, ये स्टेटर हो गया, ठीक है, जिस पर की स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। ये बीच में इसका रोटर जो कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है। देखिए इसमें आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ठीक है, इसमें यहाँ पर रोटर की वाइंडिंग हो गई। अब भैया देखिए मोटर का सिद्धांत तो है कि यहाँ पर दोनों जगह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, इनके बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो यहाँ पर देखिए जब कोई चीज घूमती है किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो उसमें ईएमएफ तो पैदा होगा ही होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इन फील्ड पोल्स जो हैं इनके करंट को काटता है। तो यहाँ पर ईएमएफ पैदा होगा, क्या होगा, ईएमएफ। ये जो ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ कार्य करता है लेंज के नियम पर। किसका नियम पर, लेंज के नियम पर। लेंज का नियम मैंने बता चुका हूं क्या है, क्या होता है, यानी कि ये जो ईएमएफ होता है ये उत्पन्न हुए ईएमएफ का ही विरोध करता है। यानी कि ईएमएफ तो है लेकिन एक ईएमएफ ऐसा भी होता है जो इसकी गति का विरोध करता है, यानी कि जिससे यहां उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। उसी ईएमएफ को, इसी प्रेरित हुए ईएमएफ को हम कहते हैं यहाँ पर बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको हम, बैक ईएमएफ, यानी कि इसको ईबी से डिनोट करते हैं। इसको कहा जाता है भाई साहब बैक ईएमएफ। ठीक है, ये बैक ईएमएफ ही हमें बताता है कि इस आर्मेचर में, इस मोटर में ईएमएफ स्टार्ट हो गया है बनना, यानी कि मोटर हमारा कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए जो बैक ईएमएफ होता है ना हमारा, बैक ईएमएफ वो होता है हमारा, देखिए बैक ईएमएफ हम अगर को इसको निकालना होगा तो हम यहाँ पर V माइनस IARA, यानी कि जो आपूर्ति वोल्टेज होती है, ये वो वोल्टेज होती है जो मैंने इस मोटर को दी है, और आर्मेचर ड्रॉप, यानी कि इस आर्मेचर में जो मेरा वोल्टेज का ड्रॉप हो गया है, इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरा बैक ईएमएफ यहाँ पर निकल आएगा। और याद रखना यहाँ पर जो मेरा आपूर्ति वोल्टेज है, यानी कि जो वोल्टेज मैंने इस मोटर में दिया है, इस बैक ईएमएफ का मान हमेशा इससे कम होगा। अगर बैक ईएमएफ का मान सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो यह मोटर क्या होगी, कार्य करना बंद कर देगी, ईएमएफ उत्पन्न नहीं करेगी। इसीलिए अगर मान के चलिए 100% यहाँ पर अगर मैंने इसको वोल्टेज दिया है, वोल्टेज, तो बैक ईएमएफ का मान लगभग 1 से 2% ही होगा, यानी कि 98% होता है। ठीक है, इस आपूर्ति वोल्टेज का कितना परसेंट, 98%, यानी कि टोटल 1-2% के समथिंग ही बैक ईएमएफ यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको देखिए इस प्रकार से भी करते हैं, जो आपूर्ति वोल्टेज होता है उसको बैक ईएमएफ
प्लस IA से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा बैक ईएमएफ को सिर्फ अकेला बैक ईएमएफ निकालना मेरे को कैसे आना चाहिए। लेकिन इसका जो बैक ईएमएफ का जो सूत्र होता है ये वही होता है जो कि आर्मेचर, जो हमारा जनरेटर होता है ना, जनरेटर का जो ईएमएफ समीकरण होता है वही होता है फाई एन जेड अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए। यही होता है हमारे मोटर का ईएमएफ, जनरेटर का ईएमएफ। और यहां पर ईबी लगा दिया मैंने, तो यहां पर बैक ईएमएफ का मान भी हम जनरेटर के विद्युत वाहक बल समीकरण से ही इसका मान निकालते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहां पर मैं आपको चीज बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, इन तीनों के ही ईएमएफ समीकरण बने हुए हैं। इन तीनों को ही आपको याद करना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन भी है, जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन भी है, मोटर का ईएमएफ इक्वेशन भी है। ट्रांसफार्मर जनरेटर का जो ईएमएफ समीकरण है वो मैंने जो वीडियोस बनाई हुई है, चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें इन दोनों के ईएमएफ समीकरण को आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है। मोटर और जनरेटर का लगभग देखिए इसमें इसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, मोटर में बैक ईएमएफ का सूत्र तो आपको ये हो गया। यहां से अगर मैं बी हटा दूंगा तो सेम टू सेम जो मोटर जनरेटर का ईएमएफ समीकरण होगा वही मोटर के बैक ईएमएफ का सूत्र होता है। ठीक है, यहां से आप किसी भी चीज का मान यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये होता है बैक ईएमएफ, एक प्रकार का विरोधी। ठीक है, एक प्रकार का जो हमारा आपूर्ति वोल्टेज होता है उसका विरोध करता है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक ईएमएफ। ये जो हमने ईएमएफ समीकरण अभी देखा है इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अगर प्रयोग किया जाए, देखिए इससे संबंधित कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें स्पीड भी निकालना दे सकता है, फ्लक्स का मान भी दे सकता है, पोलों की संख्या भी दे सकता है, या फिर हमें बैक ईएमएफ भी निकालने को वो कह सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आरोपित वोल्टेज V, बैक ईएमएफ EB, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IaRa और गति N और फ्लक्स फाई के बीच संबंध। हम जानते हैं कि जहां पर ये सब मान आया वहां पर हमारे दिमाग में हमें मोटर का बैक ईएमएफ याद आ गया कि भैया वो तो फाई एन जेड जो होता है अपॉन में 60 होता है इंटू पी अपॉन ए। देखिए यहाँ पर देखिए फाई भी दिया है, ये फाई पूछ रहा था, यहाँ पर एन गति भी दी है। ठीक है, ये देखिए जेड जो है चालकों की संख्या है। ठीक है, पी पोलों की संख्या है, ए जो है हमारा यहाँ पर क्या है, समांतर पथों की संख्या है, और यहाँ पर ईबी हमारा बैक ईएमएफ हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी दिया है, इसने क्या दिया है, वोल्टेज ड्रॉप भी दिया है कि भाई वोल्टेज ड्रॉप का इस सूत्र में क्या प्रयोग होगा। तो देखिए हम जानते हैं, इस सूत्र को मैं यहाँ पर साइड में लिखा रहने देता हूं। देखिए देखिए आरोपित वोल्टेज क्या होता है, जो उस मोटर के अक्रॉस हमने जो वोल्टेज दिया है ना, जो सप्लाई हमने दी है उसको हम कहते हैं यहाँ पर आरोपित वोल्टेज। बैक ईएमएफ क्या होता है मैंने अभी बताया, बैक ईएमएफ यानी कि एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके माध्यम से जो है गति हमारी यहाँ पर स्लो हो जाती है, वो बैक ईएमएफ होता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, देखिए जब हम किसी मोटर में सप्लाई देते हैं तो उसमें जो आर्मेचर कंडक्टर जो अंदर होते हैं वो थोड़ा क्या करते हैं, विद्युत शक्ति का कंजप्शन कर लेते हैं, यानी उसमें थोड़ा सा खर्च हो जाता है। उस खर्च को हम बोलते हैं IaRa, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वहां पे कुछ वोल्टेज जो होता है ड्रॉप कर लिया जाता है उनके रेजिस्टेंस के माध्यम से। ठीक है, और गति स्पीड हो गई, फाई फ्लक्स होगा जो उसमें पैदा होता है। देखिए सबसे पहले हम आरोपित वोल्टेज, बैक ईएमएफ और आर्मेचर ड्रॉप के बीच संबंध बताते हैं, इन तीनों के बीच में। देखिए हम जानते हैं कि डीसी मोटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बैक ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज या आरोपित वोल्टेज जो होता है वो बैक ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर मुझे ईबी का मान चाहिए है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ईबी का मान करने के लिए यहाँ पर मैं ईबी को अगर इस तरफ ले आऊं तो ये मेरा V माइनस IaRa हो जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, IaRa चाहिए था, क्योंकि इस सूत्र में मेरे पास ये IaRa ही नहीं था। ठीक है, तो अब मैं इसको ले आया, तो क्या मैं यहाँ पर बैक ईएमएफ की जगह V माइनस IaRa रख सकता हूँ इस सूत्र में। तो देखिए यहाँ पर ये EB की जगह मैंने रख दिया V माइनस IaRa। ठीक है, ये रख दिया। इस 60 को मैं ऊपर ले जाता हूं, यानी कि इंटू 60 इंटू ए हो गया। ठीक है, इक्वल टू
अगर मुझे यहाँ पर देखिए स्पीड का मान निकालना है तो मैं स्पीड को वहीं रहने देता हूं और बाकी को इनके अपॉन में ले आता हूं, तो बाकी में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू जेड इंटू पी। यह हो गया स्पीड के, यानी कि यह देखिए आरोपित वोल्टेज बेक ईएमएफ, ठीक है, बेक ईएमएफ ये हो गया, इसमें आरोपित वोल्टेज भी आ गया, बेक ईएमएफ आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IARA, गति n, फ्लक्स फाई के बीच में ये संबंध हो गया। एक चीज आपको याद रखना है कि डीसी मोटर के लिए, कौन सी मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए जो हमारा 60 A ZP ये जो दिया है आपको, इसका मान जो होता है हमेशा नियत होता है, क्या होता है, स्थिर होता है। ना पोलों की संख्या बदलती है, ना ही कंडक्टर की संख्या बदलती है, ना ही चालकों के पथों की संख्या बदलती है समांतर पथों की, ना ही ये 60 हमारा यहाँ पर चेंज होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखना आप 60 इंटू ए अपॉन जेड इंटू पी एक स्थिरांक यानी कि के माना जाता है, क्या माना जाता है, के माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर अब मेरा क्या बचा, ये किसका मान है, ईबी का मान है, यानी कि बेक ईएमएफ अपॉन फाई बरा इंटू के, क्योंकि इसकी जगह पे पूरे पे के आ गया बराबर पर एन। तो क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, एन अनुक्रमानुपाती ईबी अपॉन फाई, ये हो गया मेरा बेक ईएमएफ, फ्लक्स और स्पीड के बीच में संबंध। इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो गया, इस सूत्र से यह स्पष्ट हो गया कि भैया जो हमारा बेक ईएमएफ होता है वो हमारी स्पीड के सीधे समानुपात में होता है। यानी कि अगर बेक ईएमएफ का मान को मैं कम करूंगा या स्पीड के मान को मैं कम करूंगा तो बेक ईएमएफ का मान भी कम हो जाएगा, यानी कि एन का मान डिक्रीज होगा तो ईबी यानी बेक ईएफ का मान भी डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज आप नोट कर दिया ना, ये एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए किसी डीसी मोटर में यदि किसी मोटर की स्पीड को कम कर दिया जाए तो इसके बेक ईएमएफ में, या इसके देखिए बेक ईएमएफ को याद रखना आप काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है, ठीक है, काउंटर ईएमएफ, ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है, बेक ईएमएफ हो या काउंटर ईएमएफ हो, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसके काउंटर ईएमएफ या बेक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्पीड के कम होने से बेक ईएमएफ का मान भी कम हो जाएगा, बट जैसे ही अगर स्पीड का मान कम होता है तो यहां पर क्या होगा, फाई का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके देखिए इनको अगर मैं अलग अलग लिखूं तो कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, ईबी एन समानुपाती 1/5, यानी कि बेक ईएमएफ के सीधे समानुपात में होता है स्पीड और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपात में होता है, यानी कि अगर यहां पर स्पीड का मान मैंने बढ़ाया तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र भी आपको याद रखना है, एन समानुपाती ईबी अपॉन फाई, ठीक है। तो बेक ईएमएफ का मान कम होगा, स्पीड का मान कम होगा, तो स्पीड का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, और स्पीड का मान अगर घटा, स्पीड अगर कम होगी तो फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा आरोपित वोल्टेज, बेक ईएमएफ, और यहाँ पर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, गति और फ्लक्स के बीच में पूरा यहाँ पर संबंध होता है। एक सूत्र आपको ये पूरा याद रखना है, ठीक है, एक सूत्र आपको यहाँ पर ये याद रखना है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर पूछ ले कि ये और यही समीकरण कौन सा होता है हमारा, डीसी मोटर में बेक ईएमएफ का और डीसी जनरेटर में ईएमएफ का सूत्र भी यही होता है, ठीक है। यहाँ पर 60 इंटू ए या 60 इंटू ए अपॉन जेड इंटू पी का मान नियत होता है, ठीक है, जेड इंटू है ये प्लस नहीं है, जेड इंटू पी का मान क्या होता है, स्थिरांक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होती, इनको स्थिर रखा जाता है। फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं, स्पीड के मान में कर सकते हैं, बेक ईएमएफ के मान में कर सकते हैं, लेकिन इनके मानों में परिवर्तन नहीं होता, जितने चालक हैं, जितने पोल हैं, जितनी यहाँ पर समांतर पथों की संख्या है सेम ही रहती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टॉर्क और धारा और फ्लक्स के बारे में। देखिए टॉर्क, सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है। देखिए कोई भी मोटर होती है जब वो घूमती किस प्रकार से, उसमें ऐसा कौन सा बल पैदा होता है जिसके कारण वह घूमने लगती है, तो बल, देखिए टॉर्क को हम बला घूर्णन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बला घूर्णन, ठीक है। यानी कि एक ऐसा बल जो किसी भी एक वस्तु को, किसी भी उस वस्तु को उसकी धुरी पर घुमाने का प्रयास करती है,
ये क्या होगा इसकी धुरी, यानी इसकी परिधि, यानी कि यहाँ पे ये कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई एक वस्तु या आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर मान लिया। इस आर्मेचर को इसकी धुरी ये है, इस धुरी पर या इस रेडियस पर उसको पूरी तरह से घुमाने का कोई प्रयास करेगी, उसको हम कहते हैं यहाँ पर टॉर्क, ठीक है। उसकी धुरी पर संपूर्ण रूप से उसको एक चक्कर यहाँ पर घुमा देगी, यहाँ से बिंदु यहाँ से चली, मान चलो इस एस बिंदु से चलकर यहाँ से वापस उस एस बिंदु पर आ गई, इसको हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। ये जो टॉर्क होता है ये डिपेंड, देखिए टॉर्क को हम टी से दर्शाते हैं, टी इजिकल टू एफ, यानी कि उस पर लगने वाला बल एफ, लगाया गया बल एफ, और उसकी त्रिज्या रेडियस, ये जो रेडियस है इस रेडियस के पर ही डिपेंड होती है, उसके गुणनफल के बराबर होता है टॉर्क। तो टॉर्क को आप समझ गए कि टॉर्क ये होता है, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं टॉर्क का जो संबंध होता है वो फ्लक्स और आर्मेचर धारा से किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको सूत्र बता देता हूं, वो सूत्र आपको याद रखना है कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, जो टॉर्क होता है वो सीधे समानुपात होता है धारा के और फ्लक्स के, बट वो होता है धारा के वर्ग के समानुपात में, ठीक है। ये सूत्रों को आप ध्यान रखना, अभी बताऊंगा ये सूत्र किस प्रकार से आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, देखिए फाई, आर्मेचर धारा आई ए और टी, या आर्मेचर टार्क भी इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर टॉर्क, ठीक है, इसको टी ए लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर कि जो हमें जो टॉर्क पैदा होता है, ठीक है, हम यहाँ पर दी हुई शक्ति, देखिए जो मोटर को जो दी गई शक्ति है, दी गई शक्ति, और यहाँ पर जो उत्पन्न यांत्रिक शक्ति है, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति को हम जब बराबर लिख देते हैं तो यहाँ पर हमें इसका टॉर्क मिल जाता है, इसके टॉर्क और फ्लक्स और आर्मेचर धारा का मान प्राप्त हम कर सकते हैं। देखिए दी गई शक्ति होती है हमारा बैक ईएमएफ और आर्मेचर को दी गई हमने धारा, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा दी गई शक्ति है, जो हमने उसको विद्युत धारा दी है, दी गई कौन शक्ति, वैद्युतिक शक्ति, ठीक है, दी गई विद्युत शक्ति क्या है, बैक ईएमएफ और आर्मेचर की धारा, और हम उससे क्या लेते हैं, हम उससे लेते हैं वहां पर टॉर्क ले लिया उससे हमने, ठीक है, वहां पर हम क्या ले लेते हैं, इससे टॉर्क ले लेते हैं, और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, जब हम उससे यांत्रिक शक्ति लेते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए W, या इसको ओमेगा कह सकते हैं आप, ठीक है, ओमेगा, ये होती है हमारी यांत्रिक शक्ति, और ओमेगा का मान आप देखिएगा तो होता है 2 पाई n, क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओमेगा इजिकल टू क्या होता है 2 पाई n, ये इसकी क्या होती है, यहाँ पर आर्मेचर टॉर्क लिख देता हूं मैं, ओमेगा क्या हो गया 2 पाई n, यानी कि हमें यहाँ पर ये यांत्रिक शक्ति यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब देखिए आप, अब मुझे पता है कि बैक ईएमएफ का मान मेरा क्या होता है, ठीक है, तो क्या मैं ओमेगा की जगह 2 पाई n लिख दूं, TA इंटू 2 पाई n लिख दिया। क्या मैं EB की जगह लिख सकता हूं मेरा फाई NZ अपॉन 60 इंटू P अपॉन A, क्योंकि यही मेरा क्या होता है, बैक ईएमएफ का सूत्र होता है ना, इसीलिए इन सभी सूत्रों को आपको याद रखना, ये आपको आगे तक बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मैं EB की जगह ये रख सकता हूं, क्या रख दूं मैं, फाई NZ अपॉन 60 P अपॉन A इंटू IA हो गया, बराबरी पर TA इंटू 2 पाई n, तो क्या ये 2 पाई n यहाँ पर है तो क्या है यहाँ नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं फाई NPZ अपॉन 60 इंटू A इंटू 2 पाई n इंटू IA बराबरी पर आर्मेचर टॉर्क। अब मैंने आपको बताया था कि जो डीसी मोटर होती है उसके लिए किसका मान स्थिर होता है, देखिए P का मान स्थिर होता है, A का मान स्थिर होता है, Z का मान, 60 का मान, इन सब के मान क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर इनके मान स्थिर कर दूं, PZ 60 इंटू A, और यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर यांत्रिक शक्ति प्राप्त हुई है
इसका मान भी यहाँ पर स्थिर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इस 2 पाई n का मान भी क्या रखा जाता है? स्थिर, यानी कि एक नियतांक रखा जाता है। 2 पाई n का मान क्या रखा जाता है? स्थिरांक, यानी कि k रखा जाता है। तो क्या मैं इन सब की जगह क्या रख सकता हूं? k रख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आर्मेचर टार्क बराबरी पर समानुपात में k और फाई बराबर में k फाई इंटू आई ए हो गया। अब यहां पर देखना आप, k हटाऊंगा तो टी ए समानुपात हो जाएगा मेरा फाई इंटू आई ए। ये हो गया मेरा यहाँ पर आर्मेचर टार्क का सूत्र, मैंने आपको ही बताया था, टी ए समानुपात में फाई इंटू आई ए। अब आप मुझसे पूछेंगे यहाँ पर भैया n कहाँ गया? तो सीधी बात है, आपको n से n तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर n नहीं लिखा हुआ है, उसको निगलेक्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पर जो है इस n को मत गिनिएगा, यहाँ पर 2 पाई और बाकी जो यहाँ 2 पाई 60 जेड ए पी, इनके मान को स्थिर रख के यहाँ पर आर्मेचर टार्क को मैं रखा है। तो हमारा टार्क, फ्लक्स और आर्मेचर धारा के बीच में संबंध क्या होगा? आर्मेचर टार्क अनुक्रमानुपाती होता है फ्लक्स के इनटू आर्मेचर धारा के, यानी कि टार्क बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा और आर्मेचर धारा का मान भी इसके कारण बढ़ जाएगा। लेकिन देखना आप, यहां पर स्पीड से संबंध इसका कुछ और ही होता है। ठीक है, स्पीड से संबंध ये होता है ना फ्लक्स, यानी कि अगर स्पीड का मान बढ़ेगा तो मेरा फ्लक्स का मान कम होगा। ठीक है, लेकिन बैक ईएमएफ मेरा प्रॉपर्ली बढ़ेगा अगर स्पीड बढ़ेगी तो। लेकिन टॉर्क देखना, टॉर्क और स्पीड में अंतर है, इन दोनों को आप एक ही मत आंकना। ठीक है, टॉर्क होता है चीज अलग, स्पीड होती है चीज अलग। टॉर्क जो किसी भी वस्तु को उसकी परिधि के चारों ओर घुमा दे उसको बोलते हैं हम बलाघूर्ण या टॉर्क। और यहाँ पर स्पीड मतलब यानी कि जो घूम रही चीज है, उस टॉर्क के कारण ही स्पीड का जन्म होता है। ठीक है, तो आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो हमारा फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, और जो स्पीड होती है वो बैक ईएमएफ के तो समानुपाती होती है, लेकिन फ्लक्स के विद क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉर्क, फ्लक्स, आर्मेचर धारा के बीच में संबंध। तो ये तो देख लिया हमने आर्मेचर टार्क, धारा और फ्लक्स के बीच में संबंध। ये तो हो गई उस मोटर के अंदर की बात। अब हमें उस मोटर से कितनी यांत्रिक शक्ति प्राप्त हो रही है वो हम कहाँ नापेंगे? वो नापते हैं हम उस मोटर की शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए जो हमें आउटपुट में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मोटर से? यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है, तो हम शाफ्ट में नापते। अगर हमें जनरेटर, अगर उसी से हमें विद्युत शक्ति प्राप्त होती तो हम उसके टर्मिनल्स पे नापते कि हमें कितनी वोल्टेज प्राप्त हो रही, जैसा कि हम जनरेटर में नापते हैं या अल्टरनेटर में नापते हैं। कहाँ नापते हैं? उन उसके बाहर के टर्मिनल्स, जो कार्बन ब्रश के ऊपर जो टर्मिनल होते हैं उसमें हम नाप लेते हैं कि भैया हमें यहाँ जनरेटर, अल्टरनेटर इतनी विद्युत धारा यहाँ पे या इतना वोल्टेज दे रहा है। लेकिन इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? भाई इसको तो हम दे रहे हैं विद्युत धारा या वोल्टेज दे रहे हैं, तो हमें प्राप्त क्या होगा? यांत्रिक शक्ति, यानी कि मैकेनिकल पावर। तो वो मैकेनिकल पावर उसकी शाफ्ट पर नापी जाती है। किस पर नापी जाती है? उसकी शाफ्ट पर नापी जाती है, जिसको देखिए हम किस प्रकार से नापते हैं, उसको हम बोलते हैं शाफ्ट टार्क। ठीक है, उस शाफ्ट पर कितना टार्क वहां पर उत्पन्न हुआ है, वही टार्क क्या होता है? स्पीड को पैदा करता है। वही स्पीड क्या होती है हमारी? हमें यांत्रिक शक्ति प्राप्त करती है। तो देखिए सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो शाफ्ट टार्क का जो सूत्र होता है वो देखिए इस प्रकार से आपको याद रखना है, BHP, इसका बताऊंगा ये क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर, जो कि हमें शाफ्ट प्राप्त होता है, इंटू 60 इंटू 735.5। देखिए ये 1 हॉर्स पावर है। ठीक है, अब ये यहाँ पर फुट पाउंड सेकंड में भी दे सकता है आपको। ठीक है, MKS में दे सकता है, CGS में, तो यहाँ पर ये CGS में दिया है। देखिए टार्क को हमेशा काय में नापते हैं हम? न्यूटन मीटर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसकी SI इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। ठीक है, 735.5 अपॉन 2 पाई n, ये W के ये ओमेगा होती है, मैंने आपको पहले बताया था। ये हमें कुल पावर यांत्रिक शक्ति होती है। देखिए ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? ये ब्रेक हॉर्स पावर जो होता है कुल यांत्रिक शक्ति होती है जो हमें उस मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं हम कुल यांत्रिक शक्ति। तो अब आप बोलेंगे भैया यांत्रिक शक्ति को तो एसटी में भी लिख सकते थे, आप बी क्यों लगाया यहाँ पर? ब्रेक का मतलब क्या होता है? देखिए ब्रेक का मतलब इसलिए इसको ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है क्योंकि देखिए इसकी जो शाफ्ट होती है ना, हमारी मोटर की जो वो शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, इसकी जो ब्रेक हॉर्स पावर नापने के लिए एक डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। काय का मीटर?
डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये ब्रेक हॉर्स पावर नापा जाता है। यहाँ पर इसको इस शाफ्ट को रोकने के लिए एक ब्रेक लगा होता है। क्या लगा होता है? ब्रेक लगा होता है, जिसके माध्यम से हम डायनेमोमीटर द्वारा इसके हॉर्स पावर या यांत्रिक शक्ति की गणना करते हैं, इसीलिए इसको ब्रेक हॉर्स पावर कहा गया है। ठीक है, इसको हम एचपी भी कह सकते हैं, यांत्रिक शक्ति जो प्राप्त हुई है उसको हम एचपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है, शाफ्ट टार्क हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई एन कुल हमें यांत्रिक शक्ति प्राप्त हो गई। यहाँ पर 735.5 जो होता है वो हमें 1 हॉर्स पावर में मिली हुई यांत्रिक शक्ति, इसको 1 हॉर्स पावर में हमें डिनोट किया जाता है। 746 भी हो सकता है, यहाँ पर 550 फुट पॉइंट सेकंड भी हो सकता है। ये सीजीएस प्रणाली में हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 60 इंटू 735.5 अपॉन में 2 पाई एन न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको याद रखना आप, न्यूटन मीटर इसकी इकाई होती है टॉर्क नापने की, चाहे वो शाफ्ट टार्क हो चाहे वो आर्मेचर टार्क हो। इसीलिए आपको इस सूत्र को याद रखना है कि शाफ्ट टार्क का सूत्र जो होता है वो ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 60 इंटू 730.55 अपॉन 2 पाई एन होता है। अब हम बात करते हैं इनके प्रकारों के बारे में। देखिए, जो हमारे डीसी जनरेटर के जो प्रकार होते हैं ना, सेम टू सेम डीसी मोटर के भी वही प्रकार होते हैं। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार की डीसी मोटर का या डीसी जनरेटर का किया जाता है। देखिए, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। ठीक है, कंपाउंड मोटर, वहां पर हमने कंपाउंड जनरेटर भी 2 प्रकार के पढ़े थे, कंपाउंड मोटर भी 2 प्रकार की होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल। ठीक है, और शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, देखिए ये भी हमने पढ़े ही है। अब देखिए, यहाँ पर सीरीज मोटर की जो संरचना होती है, डीसी जनरेटर में हमने जिस प्रकार की पढ़ी थी, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है आर्मेचर के सीरीज में होती है, उसको सीरीज मोटर। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है यहाँ पर शंट में होती है, यानी कि पैरेलल में होती है, उसको शंट मोटर। कंपाउंड यानी कि एक वाइंडिंग उसके सीरीज में और एक वाइंडिंग शंट में हो, उसको कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल। कम्युलेटिव यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स जो हमारा फील्ड फ्लक्स होता है उसका साथ देता है, उसको कम्युलेटिव। जो विरोध करते हैं दूसरे को, उनको डिफरेंशियल। शॉर्ट शंट यानी कि जो शंट वाइंडिंग होती है, शॉर्ट शंट में क्या होता है, शंट वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में, और लॉन्ग शंट में आर्मेचर और सीरीज दोनों वाइंडिंग के पैरेलल में क्या होता है, लॉन्ग शंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीरीज मोटर के बारे में। सीरीज जनरेटर वाला ही काम है, बस अंतर थोड़ा सा इतना हो जाएगा कि यहाँ पे हम मैकेनिकल पावर लेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर लेते जनरेटर में। ठीक है, इसलिए आपको देखो दोनों को साथ में लेके चलना है, मोटर को और जनरेटर को। दोनों के पार्ट्स आप एक तरफ लिख लीजिए, किसके, जनरेटर के। मोटर के एक तरफ लिख लीजिए, उनकी कार्य प्रणालियां देख लीजिए, मोटर की और जनरेटर की। दोनों में लगभग एक ही कर्व भी एक ही बनेगा, लगभग। ठीक है, जो टॉर्क अभिलक्षण वक्र होता है, जो गति अभिलक्षण वक्र होता है, वो भी एक प्रकार इसी प्रकार का ही बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज मोटर की कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है, ये किस प्रकार की सिद्धांत होता है, ये किस किस कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको जनरेटर और मोटर दोनों के अनुप्रयोग भी देख लेना है। ठीक है, कि सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है और सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज मोटर के बारे में। सीरीज मोटर जैसे सीरीज जनरेटर होता ना, उसी प्रकार से इसमें भी सीरीज की जो फील्ड वाइंडिंग दिख रही है आपको, ये वाइंडिंग क्या दिख रही है, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं इसको, जो कि आर्मेचर के सीरीज में है। ठीक है, इसको सीरीज में होने से क्या होता है, इसकी जो लपेट होती है यहाँ पर, ये जो तार होता है ना, ये जो हमारा सीरीज का तार होता है, इसको हमें काफी मोटा रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, मोटा रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इस आर्मेचर में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए जनरेटर में हम लोड धारा लेते हैं, इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो संपूर्ण धारा होती है वो इस ही फील्ड वाइंडिंग में से होकर के गुजरती है। किसमें गुजरती है, इसी फील्ड वाइंडिंग में से होकर के गुजरती है। अब ये धारा का मान अधिक होगा, और अगर मैंने पतले तार प्रयोग कर लिया, पतले तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, धारा का मान जब अधिक होगा तो रेजिस्टेंस वहां पर कम होगा, तो उतनी यहाँ पर मुझे फ्लक्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पर मुझे धारा का मान कम होगा। ठीक है, क्या होगा, धारा का मान कम होगा। इसीलिए यहाँ पे जब आर्मेचर में से पूर्ण धारा को अगर मुझे इसमें से गुजारना है तो मुझे इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम करना होगा, तभी मैं इसमें से अधिक धारा उत्पन्न कर पाऊंगा। क्योंकि V = IR के नियम के अनुसार जो रेजिस्टेंस होता है वो धारा के
व्युत्क्रमानुपाती होता है ना व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि रेजिस्टेंस अगर अधिक कर दूंगा तो धारा उसमें से कम गुजरेगी। अगर मैं रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर कम करता हूं तो धारा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब मोटे तार का मतलब ये होता है, मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था R इजिकल टू, देखिए L अपॉन ए होता है, L अपॉन ए होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्या होता है इसका क्षेत्रफल। अगर इस तार का क्षेत्रफल यानी कि इस तार का मोटाई अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए R जो है लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यहाँ पे मैं आर्मेचर का यहाँ पे सॉरी इस फील्ड वाइंडिंग का तार को अगर सेक्शनल एरिया इसका बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें से मैं अधिक धारा प्रवाहित कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों संबंध आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इनमें संबंध होता है। ठीक है, चलिए ये तो अपना पुरानी चीज हो गई प्रतिरोध के बारे में और ओम के नियम के बारे में। तो इसके तार की जो मोटाई होती है वो अधिक और लपेट इसकी कम रखी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर कार्य किस प्रकार से करती है। जैसे ही मैं आर्मेचर में क्या होता है यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपसी प्रतिकरण क्या होता है, यह सीरीज मोटर में एक उच्चतम टॉर्क पैदा होता है। क्या प्राप्त होता है इसमें, उच्चतम टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, उच्चतम टॉर्क पैदा होता है। तो आप इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत अधिक होती है। कभी कभी तो यहाँ अपनी मूल स्पीड के लगभग 5 गुना से 10 गुना भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए सीरीज मोटर का उपयोग हमें वहां करना होता है जहां पर हमें उच्चतम टॉर्क की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है, उच्चतम टॉर्क की। ठीक है, तो सीरीज मोटर में आप अभी इतना समझ लीजिए कि इसका जो आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज में लगी होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के तारों को कम लपेट का और अधिक मोटा यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए जो सीरीज फील्ड की जो धारा होती है, ठीक है, यहाँ पर जो लोड की जो धारा होती है वो आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड की धारा ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जैसा कि सीरीज जनरेटर में होता है। सीरीज जनरेटर में भी लोड धारा, आर्मेचर धारा और शंट और सीरीज धारा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर अलग होता है। ठीक है, जो हमारा आर्मेचर ड्रॉप होता है IaRa और जो हमारा सीरीज फील्ड में ड्रॉप होता है इनके योग के बराबर यहाँ पर ये बैक ईएमएफ हम कह सकते हैं या वोल्टेज होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, वोल्टेज और धारा यहाँ पर तीनों की, सीरीज फील्ड की, आर्मेचर की और जो मैं लोड दे रहा हूं उस लोड में भी धारा बराबर होती है। ठीक है, ये होता है हमारा सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में हम अब बात करेंगे यहाँ पर टॉर्क और गति और लोड के बारे में। ठीक है, तीन चीज, क्या हमारी स्पीड के बारे में, टॉर्क के बारे में और लोड के बारे में, इन तीनों के बीच में हम यहाँ पर क्या संबंध दर्शाएंगे। तो उससे पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए कि टॉर्क होता है वो हमारी स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो स्पीड होती है वो हमारे किसके अनुक्रमानुपाती होती है, फ्लक्स के। ठीक है, ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर दो चीजें, इन दोनों चीजें आपको ध्यान होगी तो आप ये चीज यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए टॉर्क किसके अनुक्रमानुपाती में है, व्युत्क्रमानुपाती में है, स्पीड के। तो यहाँ पर लोड की बात चल रही है, देखिए लोड, और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड का मान कम क्या होता जाता है, कम होता जाता है, यानी कि यहाँ लोड के व्युत्क्रमानुपात में होती है सीरीज मोटर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से इनका कर्व खींच दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर ये IL का मान है, यानी कि लोड है यहाँ पर। ठीक है, ये लोड अक्ष है और यहाँ पर ये टॉर्क अक्ष है। कौन सा अक्ष है, टॉर्क, यानी कि चलो इसको A, B और C दे दिया। BC क्या है, लोड, और ये है यहाँ पर टॉर्क। देखिए जब यहाँ पर लोड धारा का मान 0 होता है तो यहाँ पर टॉर्क भी कम होता है। ठीक है, क्योंकि अनलोड पर स्पीड क्या होती है, देखिए जब लोड यहाँ पर कम होता है तो स्पीड अधिक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए लोड का मान अगर कम होता है तो सीरीज मोटर की स्पीड बहुत अत्यधिक हो जाती है, यानी कि कुल स्पीड के लगभग ये मान के चलो ये अपने स्टार्टिंग के 4 से 5 गुना भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं लोड धारा का मान बढ़ाता जाता हूं तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ तक पहुंच गया।
अब जब टॉर्क का मान यहां तक पहुंच गया, बिंदु मान लो इसको मैं P मान लेता हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैंने लोड बढ़ाया तो यहाँ पर टॉर्क का मान भी बढ़ता जाता है, यानी कि स्पीड कम होगी तो टॉर्क का मान क्या होगा, स्पीड यहाँ पर कम होगी तो टॉर्क का मान बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि लोड अगर बढ़ाया मैंने सीरीज मोटर का तो स्पीड का मान कम हुआ, स्पीड का मान कम हुआ तो टॉर्क का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, लोड का मान कम हुआ है, लोड का मान यहाँ पर अधिक हुआ है, तो यहाँ पर स्पीड कम होने की वजह से टॉर्क का मान यहाँ पर बढ़ गया P बिंदु तक। यानी कि जो टॉर्क जो होता है वो समानुपात होता है सीधे धारा के, किसकी, लोड धारा के समानुपात में, या आर्मेचर धारा, लोड धारा आर्मेचर धारा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है IL इजिकल टू IA इजिकल टू IAC, अभी बताया था मैंने सीरीज में। तो यहाँ पर या लोड धारा कह लो इसको, आर्मेचर की धारा कह लो या सीरीज धारा कह लो, ठीक है, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर टॉर्क का मान जो होगा यहाँ पर धारा के, सबसे पहले तो यहाँ पर धारा के वर्ग के अनुपात में बढ़ता है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी कि अगर टॉर्क का मान जैसे यहाँ पर बढ़ा तो आर्मेचर धारा का मान उसके वर्ग के अनुपात में बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर P बिंदु पर आते हुए क्या होता है, जो सीरीज वाइंडिंग होती है ना, जो सीरीज वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ये सीरीज वाइंडिंग जो फील्ड पोल्स होते हैं इनका मान सेचुरेशन हो जाता है। क्या होता है, ये पूरी तरह से चुंबकित होने के बाद में टॉर्क का मान फिर एकदम से नहीं बढ़ता, फिर धीरे धीरे रैखिक रूप से बढ़ता है इस प्रकार से लोड बढ़ाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में फिर क्या होता है, धारा का मान सिर्फ आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुपात में नहीं बढ़ता, सिर्फ नॉर्मल उसमें बढ़ता है। यानी कि कुल मिलाकर ये समझिए कि टॉर्क और लोड अगर कम होगा तो टॉर्क का मान भी लगभग खत्म ही होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं स्पीड का मान क्या होता है, कम होता है, और टॉर्क का मान यहाँ पर बढ़ जाता है, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए गति और लोड के बीच में, यहाँ पर अगर IL लिख दो लोड धारा, और यहाँ पर अब मैं इसको गति बना दूं, यानी कि A से B तक गति का हो गया, B से C तक लोड का हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अगर लोड यहाँ पर शून्य होगा, यहाँ पर लोड बिल्कुल शून्य होगा, स्पीड कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, यानी कि स्पीड का मान अति उच्च होगा, ठीक है। अगर मैं गति और लोड की बात करूं तो देखिए लोड अगर यहाँ पर बिल्कुल शून्य होगा तो यहाँ पर गति का मान कितना होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा, जिससे क्या होगा, अगर गति का मान ज्यादा होगा टॉर्क का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो गति के व्युत्क्रमानुपात में होता है। तो यहाँ पर लोड का मान अगर शून्य है तो स्पीड का मान अत्यधिक होगा, यानी कि अगर लोड को मैं शून्य कर दूं तो यहाँ पर स्पीड का मान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लोड बढ़ाया स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगी, अगर लोड मैंने यहाँ पर फुल लोड पर कर दिया तो यहाँ पर फिर मुझे यहाँ पर एक स्थिर गति प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए BC के समांतर में आ गई ना स्पीड। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर इसके समांतर में थी अनलोड पर, किसके, यहाँ पर गति बहुत हाई थी क्योंकि जीरो लोड था। अब यहाँ पर लोड के समांतर चलेगी, यानी कि मुझे फिर यहाँ पर स्थिर गति भी यहाँ पर धीरे धीरे प्राप्त है, क्योंकि टॉर्क का मान बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो शून्य लोड पर गति उच्च होती है, और जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता हूँ गति का मान यहाँ पर कम होता जाता है, ठीक है, क्योंकि n समानुपाती क्या होता है 1/5, ये अपन ने पढ़ा, ये मैंने लिखा भी यहाँ पर, ये देखिए आप, क्योंकि फ्लक्स या धारा का मान, लोड धारा का मान या I यहाँ पर फाई AC भी हो सकता है, IAC भी, या लोड धारा या फाई L भी हो सकता है। तो जैसे ही इसका मान यहाँ पर मैं बढ़ाऊंगा स्पीड का मान यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए गति और टॉर्क की बात करूं मैं तो यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं टॉर्क की बात कर लेता हूं, और ये हो गई गति। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए जब गति का मान यहाँ पर कम होगा, देखिए जब गति यहाँ पर टॉर्क का मान जब कम होगा तो स्पीड मेरी कहाँ रहेगी, यहाँ, ठीक है, क्योंकि टॉर्क का मान यहाँ पर कम है। अब क्योंकि देखिए टॉर्क जो होता है वो 1/n यानी स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर जब मैं टॉर्क शून्य होगा तो गति मेरी क्या होगी, बहुत ही हाई पर होगी। अब जैसे जैसे यहाँ पर टॉर्क का मान बढ़ेगा गति का मान भी यहाँ पर क्या होता रहता है, कम हो जाता है, ठीक है। गति का मान भी क्या हो जाता है, समांतर तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि टॉर्क की गति का मान यहाँ पर बहुत ही इस प्रकार से डाउन हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो टार्क जो होता है, ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है स्पीड के, ठीक है। गति और टॉर्क के बीच में ये अभिलक्षण यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर आपने धारा देखिए, लोड धारा और टार्क के बीच में देख लिया आपने संबंध, यहाँ पर गति और लोड के बीच में देख लिया, गति टॉर्क का अभिलक्षण यानी कि गति और टॉर्क के बीच में भी आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के अभिलक्षण। देखिए
डीसी जनरेटर में भी 3 प्रकार के अभिलक्षण होते हैं, उसमें लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। उसमें होता है एक खुला परिपथ अभिलक्षण, ठीक है, आंतरिक अभिलक्षण और बाह्य अभिलक्षण, ठीक है, उसमें भी 3 अभिलक्षण होते हैं। लेकिन इसमें हम यहाँ पर यांत्रिक शक्ति ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम गति और टॉर्क की ही बात करेंगे, ठीक है, जो कि लोड धारा पर डिपेंड करती है। तो ये 3 प्रकार के अभिलक्षण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम शंट मोटर। देखिए, सीरीज मोटर एक अस्थिर गति वाली मोटर है, यानी कि जहां पर हमें अत्यधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, यानी कि एकदम से कोई चीज को हमें बढ़ाना होता है तो वहां पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी एक विशेषता ये होती है कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। ये ट्रेन हो गई हमारी, ट्रेन क्या होती है, एकदम झटका मारती है ना। जैसे कि मान लो ट्रेन को एकदम जब चलाया जाता है तो उसमें एकदम झटका होता है, फिर वो अपनी स्पीड जैसे जैसे पकड़ती है, उस पर लोड डालते हैं हम तो वो क्या होता है, फिर अपनी स्पीड पकड़ लेती है। तो ये जो सीरीज मोटर होती है, यहाँ पे इस प्रकार के ट्रैक्शन कार्य जो होते हैं, यहाँ पे भारी लोड एकदम से उठाना होता है, स्थिर अवस्था में उठाना होता है, वहां पर उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, शंट मोटर क्या होती है। शंट मोटर सबसे मेन चीज तो एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको पूछा जाता है कि यहाँ एक स्थिर गति वाली मोटर है। कौन सी गति, इसकी जो गति होती है वो बिल्कुल स्थिर होती है, चाहे लोड पर हो चाहे अनलोड पर हो। यानी कि सीरीज मोटर से सीधा उल्टा होता है। सीरीज मोटर अनलोड पर हाई स्पीड होती है, जैसे ही लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड धीरे धीरे फिर कम होती जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फुल लोड, ठीक है, फुल लोड बराबरी पर नो लोड स्पीड लगभग बराबरी होती है। थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, अगर आएगा तो 3 से 5% का ही अंतर आता है। यानी कि अगर ये जो मोटर है, अगर इस मोटर को मैं अनलोड पर चलाऊंगा और फुल लोड पर चलाऊंगा तो स्पीड कम तो होगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में कम होती है। देखिए, जैसे पहले मैं इसका चित्र आपको बता देता हूं कि इसका चित्र किस प्रकार से बनता है। देखिए, इसका चित्र, इस पे कोई जो शंट वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो इसमें कहाँ होती है, यहाँ होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये आर्मेचर होता है यहाँ पर, ठीक है। इस आर्मेचर के क्या होती है, पैरेलल में होती है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ से हम इसमें यहाँ पर सप्लाई देते हैं, ठीक है, डीसी सप्लाई देते हैं। सप्लाई कौन सी, डीसी। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी शंट फील्ड, ठीक है, शंट फील्ड है ये। और ये हमारा हो गया आर्मेचर। तो जिस मोटर में जो आर्मेचर होता है या जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के कहाँ हो, पैरेलल में होती है, वहां पर हम उसको शंट मोटर कहते हैं, ठीक है। इसकी जो लपेट होती है, यहाँ पर देख, तारों की जो मोटाई होती है वो पतले तार और अधिक लपेट होती है, क्योंकि इसको सिर्फ वही धारा सहन करना होती है जो सप्लाई को हम सप्लाई में देते हैं। जैसे मान के चलिए हमने 2 एम्पियर की धारा दी, तो इस वाइंडिंग को सिर्फ वही 2 एम्पियर धारा सहन करना होता है, ठीक है। इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए फ्लक्स का मान भी लगभग स्थिर होता है। किसका मान, फ्लक्स का मान भी स्थिर होता है। हम जानते हैं कि n समानुपाती 1/5 होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर फ्लक्स का मान कांस्टेंट है, स्थिर है, तो स्पीड भी क्या होगी, स्थिर ही होगी, चाहे वो लोड हो चाहे अनलोड हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्थिर गति की मोटर कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शंट मोटर एक स्थिर गति की मोटर है, ठीक है। चलिए, इसमें ये तो शंट मोटर का चित्र हो गया। अब आपको मैं ये दिखा देता हूं कि इसमें लोड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, स्पीड का लोड पर प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, स्पीड का ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, n बराबरी पर EB/φ, ठीक है। बैक ईएमएफ भी होता है, स्पीड बैक ईएमएफ अधिक होगा तो स्पीड का मान भी अधिक होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि स्पीड का और लोड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पहले जो अभिलक्षण होता है उसमें हम गति, जो लोड होता है, ठीक है, जो लोड और गति के बीच में हम संबंध दर्शा देते हैं, लोड और गति के बीच में। देखिए, जैसे ये हो गया मेरा लोड, ठीक है, ये हो गई हमारी स्पीड, ये स्पीड का है, ये लोड का है। चलिए, यहां पर शून्य लोड है अगर मान लो, तो मेरी स्पीड यहां पर लगभग बराबर होगी, इस प्रकार से स्थिर ही होगी, यानी कि स्थिर होगी। जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा तो स्पीड कम होगी, लेकिन थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, ज्यादा कम नहीं होगी, हल्की सी कम होगी। यहाँ पर ये जब यहाँ पर इसको मैं फुल लोड में कर दूंगा ना, ये आ गया मेरा फुल लोड, यहाँ पर फुल लोड में जब आ जाएगा तो स्पीड यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा तो इस लोड बढ़ाता गया, लेकिन स्पीड यहाँ पर बराबर रही, मेरी समांतर में रही। लेकिन ज्यादा जैसे ही फुल लोड पे आया तो हल्की सी यहाँ पर स्पीड मेरी कम हो जाती है, जो कि मात्र फुल लोड का 1 से 5% के समथिंग ही
होती है, ठीक है, ज्यादा अंतर इसकी स्पीड में नहीं पड़ता है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो टॉर्क होता है वो स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर अगर स्पीड थोड़ी कम होगी तो यहाँ पर फिर मुझे उच्चतम टॉर्क भी मिल जाएगा। जैसे स्पीड यहाँ कम होगी तो टॉर्क का मान एकदम से बढ़ जाएगा, और टॉर्क का मान जब बढ़ेगा तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फाई इंटू आई, या फिर आई मान लू मैं, ठीक है, यानी कि धारा का मान भी वहां पर बढ़ना लग जाएगा। धारा का मान बढ़ेगा यानी कि फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो फिर स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए आपको ये सूत्र बिल्कुल याद रखना है कि हमारा टॉर्क और लोड या धारा के बीच क्या संबंध होता है, स्पीड और फ्लक्स के बीच क्या संबंध होता है, टॉर्क और स्पीड के बीच क्या संबंध होता है, और बैक ईएमएफ और स्पीड के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। तो ये शंट मोटर हम कहाँ प्रयोग करते हैं, देखिए जो हमारे मिल होते हैं ना, पेपर मिल या रोलर होते हैं, ठीक है, रोलर, जहां पे हमें एक जैसी स्पीड की आवश्यकता होती है, ठीक है, कैसी, एक जैसी स्पीड की आवश्यकता होती है, वहां पर हम शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड मोटर, देखिए सीरीज शंट दोनों का कॉम्बिनेशन, जिस प्रकार से कंपाउंड वाउंड जनरेटर होता है ना, उसी प्रकार से कंपाउंड मोटर भी होती है, जिसका अगर हमें दोनों ही चीज चाहिए, ठीक है, एक तो हमें स्थिर लोड पर भी इसका उपयोग करना है और परिवर्ती लोड पर भी अगर इसका उपयोग करना है, तो ये जो मोटर होती है ये वहां पर उपयोग की जाती है। इस कंपाउंड मोटर की एक विशेषता और भी है बहुत ही महत्वपूर्ण। इस कंपाउंड मोटर को हम मोटर की तरह या जनरेटर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस मोटर का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, एक मोटर की तरह भी कर सकते हैं और एक जनरेटर की तरह भी कर सकते हैं। देखिए इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कम्युलेटिव, ठीक है, दूसरा होता है डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि कंपाउंड मोटर को यदि जनरेटर की तरह प्रयोग करना है, तो यदि वहां मोटर जो है वो कम्युलेटिव प्रकार की है, तो हमें उसके संयोजन में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे उस मोटर के प्राइम मूवर को हम घुमाएंगे और बाहर हमें यहाँ पर सप्लाई प्राप्त कर लेंगे। बट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है, इसको यदि हम जनरेटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ पे या तो सीरीज फील्ड या आर्मेचर या शंट फील्ड के संयोजनों को उल्टा करना होगा या रिवर्स में करना होगा। कैसा करना होगा, रिवर्स करना होगा, तब जाके हम उसका प्रयोग जनरेटर के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर के संयोजन कर दो आप या शंट फील्ड के संयोजनों को रिवर्स कर दो, दोनों में से किसी भी को भी रिवर्स कर देंगे आप, तो वहां पर आप जनरेटर की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है। कम्युलेटिव मोटर में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप प्राइमर को घुमाइए और उस मोटर से आप जनरेटर की भांति क्या प्रयोग कर सकते हैं सप्लाई बाहर की ओर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं आप, ठीक है। जबकि मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलती है, हम यांत्रिक ऊर्जा को उसी मोटर से वापस रिवर्स डायरेक्शन में जनरेटर के रूप में प्रयोग करके हम वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब कंपाउंड मोटर का प्रयोग आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका चित्र होता है। इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपको पता है मोटे तार की होती है, जहां पर हमें धारा यहाँ पर प्रयोग कर ले, हम धारा इसमें से पूरी बह जाए। और एक होता है यहाँ पर ये शंट वाला, इसका हम तार रेजिस्टेंस अधिक रखते हैं, तार को पतला रखते हैं, क्योंकि इसमें से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या उसको सहना होता है विद्युत वाहक बल को। तो देखिए इसका प्रयोग हम या तो नियत लोड पर, जहां पर नियत लोड, और एक होता है परिवर्ती लोड, ठीक है। इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। देखिए कम्युलेटिव जो होता है ना, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं यहाँ पर जहां पर लोड को परिवर्तन करना होता है, ठीक है, जहां पर लोड बदलता है वहां पर कम्युलेटिव, क्योंकि ये हमें स्थिर गति प्रदान कर सकता है परिवर्ती लोड में। डिफरेंशियल में क्या होता है, हमें यहाँ पर स्थिर गति नहीं मिलती अगर हम नियत लोड यहाँ पर करें, क्योंकि जो जहां पर नियत लोड होगा वहां पर हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का या मोटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये भी आपको समझना है। लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, देखिए कम्युलेटिव जैसा मैंने जनरेटर बताया था आपको, जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग की मदद करती है, वो कम्युलेटिव होता है। अगर ये एक दूसरे के विपरीत हो गई, ठीक है, सीरीज फील्ड इस तरफ जा रही है और शंट फील्ड का फ्लक्स इस तरफ जा रहा है, तो वो डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट शंट यानी कि ये जो यहाँ पर ये लगा है हमारा, ये सिर्फ आर्मेचर के ही पैरेलल में हो, वो शॉर्ट शंट हो गया, और ये जब दोनों के ही पैरेलल में होता है वो लॉन्ग शंट होता है, ठीक है। तो आपको मेन चीज तो इनके अनुप्रयोग ध्यान रखना है, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल, ठीक है। कंपाउंड मोटर की यहाँ पर ये इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पर कम्युलेटिव, डिफरेंशियल,
कंपाउंड मोटर के भाग है। कम्युलेटिव जो होता है वो शॉर्ट शंट भी हो सकता है, लॉन्ग शंट भी हो सकता है। डिफरेंशियल भी शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट दोनों प्रकार के यहाँ पर मोटर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो नियत लोड जहां पर होता है वहां पर हम डिफरेंशियल उपयोग करेंगे, क्योंकि ये परिवर्ती लोड में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। परिवर्ती लोड में हम प्रयोग करेंगे कम्युलेटिव वाला जनरेटर, क्योंकि यहाँ पर जब लोड परिवर्तित होने पर भी इसकी जो स्पीड रहती है वो एक समान होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों ये थे हमारे डीसी मोटर के कुछ प्रकार। हमने कार्य सिद्धांत, फ्लेमिंग का नियम, ये सब इसमें देख लिया, बाएं हाथ का नियम। तो ये वीडियो अभी यहीं तक। इसका जो अगला पार्ट बनेगा हमारा डीसी मोटर का, उसमें हम कुछ स्टार्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी स्पीड को भी नियंत्रित करेंगे और इसमें धारा को भी हम नियंत्रित करेंगे। ये दोनों प्रकार का नियंत्रण हम उसमें पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम डीसी मोटर के बारे में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद।